कुछ साल पहले बंधन बैंक को इंडिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला बैंक कहा जा रहा था। इन्वेस्टर खुश थे, एक्सपर्ट तारीफ कर रहे थे और मार्केट को लग रहा था कि ये बैंक फ्यूचर में बड़ा खेल करेगा। लेकिन फिर अचानक सब बदलने लगा, शेयर गिरने लगा, लोन डिफॉल्टर बढ़ने लगे और लोगों के मन में एक सवाल पैदा हुआ, क्या बंधन बैंक सिर्फ एक बबल था? क्योंकि आज कुछ लोग इसे अगला मल्टी बेगर बोल रहे हैं और कुछ लोग इसे डेंजरस ट्रैप। तो आखिर सच क्या है? क्या बंधन बैंक वापसी करेगा या धीरे धीरे मार्केट से गायब हो जाएगा? आज इस वीडियो में हम समझेंगे बंधन बैंक का बिजनेस मॉडल, इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम और वो फ्यूचर जो आने वाले सालों में इन्वेस्टर का पैसा बना भी सकता है और डुबा भी सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं शेखर झा आपका स्वागत करता हूं पैसा सुरक्षा में। दोस्तों, इंडिया में बैंकिंग सेक्टर को हमेशा सेफ माना जाता है। लोग सोचते हैं कि बैंक मतलब स्टेबिलिटी, ट्रस्ट और सिक्योरिटी, लेकिन स्टॉक मार्केट में हर बैंक एक जैसा नहीं होता। कुछ बैंक धीरे धीरे ग्रो करते हैं और कुछ बैंक ऐसे होते हैं जो इन्वेस्टर को या तो बड़ा प्रॉफिट देते हैं या फिर बड़ा नुकसान। और आज जिस बैंक की बात हम करने वाले हैं उसका नाम है बंधन बैंक। एक ऐसा बैंक जिसने गरीबों को लोन देकर अपनी पहचान बनाई, जिसने छोटे शहरों और गाँव में तेजी से ग्रोथ दिखाई, लेकिन फिर अचानक इस बैंक के ऊपर सवाल उठने लगे। शेयर प्राइस गिरा, इन्वेस्टर डर गए और मार्केट में चर्चा शुरू हो गई कि आखिर बंधन बैंक का फ्यूचर क्या है? क्या ये बैंक आने वाले समय में कमबैक करेगा या फिर ये सिर्फ एक रिस्क स्टोरी बनकर रह जाएगा? बंधन बैंक की कहानी सिर्फ एक बैंक की कहानी नहीं है, बल्कि उस इंडिया की कहानी है जहां करोड़ों लोग सालों तक बैंकिंग सिस्टम से बाहर रहे। 2001 में चंद्रशेखर घोष ने बंधन बैंक की शुरुआत एक छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनी के रूप में की थी और उनका टारगेट वो लोग थे जिन तक बड़े बैंक पहुंचना ही नहीं चाहते थे। गाँव में रहने वाली महिलाएं, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी मजदूर और वो लोग जिनके पास न बड़ी इनकम थी, ना कोलेक्ट्रल और ना ही कोई फाइनेंशियल हिस्ट्री। उस समय इंडिया में बैंकिंग का बड़ा हिस्सा शहरों तक सीमित था, लेकिन बंधन बैंक ने वही जाने का फैसला किया जहां रिस्क सबसे ज्यादा था। छोटे छोटे लोन्स देकर इस कंपनी ने धीरे धीरे गरीब लोगों के बीच भरोसा बनाना शुरू किया और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। कई लोगों के लिए पहली बार लोन लेना, छोटा बिजनेस शुरू करना या अपने घर की जरूरतें पूरी करना बंधन बैंक की वजह से पॉसिबल हुआ। यही कारण था कि कुछ ही सालों में इसकी ग्रोथ इतनी तेज हो गई कि फाइनेंशियल वर्ल्ड भी हैरान रह गया। फिर 2015 में आरबीआई ने इसे बैंकिंग लाइसेंस दिया और बंधन बैंक ऑफिशियली बंधन बैंक बन गया। उस समय इसे इंडिया के फाइनेंशियल इंक्लूजन मॉडल की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी के रूप में गिना जाने लगा। इन्वेस्टर को लगा कि ये बैंक आने वाले समय में बड़ा गेम चेंजर बन सकता है, क्योंकि इसकी पकड़ उन लोगों तक थी जहां दूसरे बैंक की पहुंच कमजोर थी। आईपीओ आया तो मार्केट में जबरदस्त एक्साइटमेंट दिखी, शेयर तेजी से ऊपर गया और लोगों को लगा कि बंधन बैंक ट्रेडिशनल बैंकिंग का नया चेहरा बन सकता है। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा यहीं से शुरू होता है, क्योंकि जिस मॉडल ने बंधन बैंक को इतनी तेजी से ऊपर पहुंचाया, वही मॉडल आगे चलकर इसके लिए सबसे बड़ा रिस्क भी बनने वाला था। क्योंकि बंधन बैंक की पूरी ताकत माइक्रो फाइनेंस मॉडल पर टिकी हुई थी और माइक्रो फाइनेंस का मतलब होता है कि उन लोगों को लोन देना जिनकी इनकम पहले से ही अनस्टेबल होती है। शुरुआत में यही मॉडल तेजी से काम करता दिखा। लोग छोटे लोन्स लेते रहे, रीपेमेंट्स आते रहे और बैंक की ग्रोथ बढ़ती गई। लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब ग्राउंड रियलिटी बदलने लगी। इंडिया की इकोनॉमी में स्लो डाउन आया, कई छोटे बिजनेस कमजोर होने लगे, लोगों की इनकम पर असर पड़ा और फिर कोविड जैसी सिचुएशन ने चीजों को और खराब कर दिया। लाखों लोग जिनकी रोज की कमाई पर जिंदगी चलती थी, वो अचानक फाइनेंशियल प्रेशर में आ गए। ऐसे में सबसे पहले इम्पैक्ट पड़ा छोटे लोन्स की रीपेमेंट पर। धीरे धीरे डिफॉल्टर्स बढ़ने लगे, एनपीएस बढ़ने लगे और मार्केट को एहसास होने लगा कि बंधन बैंक जिस कस्टमर बेस पर सबसे ज्यादा डिपेंड करता है, वही सबसे ज्यादा रिस्की भी है। इन्वेस्टर को डर इसीलिए भी लगने लगा क्योंकि बंधन बैंक बाकी बड़े प्राइवेट बैंक की तरह डाइवर्सिफाइड नहीं था। एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई बैंक के पास कॉर्पोरेट लोन, प्रीमियम कस्टमर, क्रेडिट कार्ड, लार्ज रिटेल बिजनेस जैसे कई स्ट्रॉन्ग पिलर्स थे। लेकिन बंधन बैंक का बड़ा हिस्सा अभी भी उन्हीं माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स पर टिका हुआ था जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन सबसे जल्दी खराब हो सकती थी। यही वजह थी कि जैसे जैसे रीपेमेंट प्रेशर बढ़ा, वैसे वैसे मार्केट का ट्रस्ट कमजोर होने लगा, शेयर प्राइस गिरने लगा, नेगेटिव रिपोर्ट्स आने लगी और धीरे धीरे वही इन्वेस्टर जो कभी इसे फ्यूचर का बैंकिंग स्टार बोल रहे थे, अब इसे हाई रिस्क बैंक मानने लगे। सबसे बड़ा डर ये था कि अगर लोन डिफॉल्टर लगातार बढ़ते रहे तो बंधन बैंक की ग्रोथ रुक सकती है और प्रॉफिट पर भी सीधा असर पड़ सकता है। यानी जिस गरीब इंडिया पर भरोसा करके बंधन बैंक ने अपनी पहचान बनाई थी, अब वही उसकी सबसे बड़ी चिंता बनता जा रहा था।
और स्टॉक मार्केट में सबसे खतरनाक चीज सिर्फ लॉस नहीं होती बल्कि ट्रस्ट का टूटना होता है। जैसे जैसे बंधन बैंक के लोन डिफॉल्टर्स बढ़ने लगे वैसे वैसे इन्वेस्टर को लगने लगा कि शायद बैंक ने बहुत तेजी से एक्सपेंशन किया था। मार्केट को डर था कि जिन लोगों को लोन दिए गए हैं अगर वही लगातार रीपेमेंट नहीं कर पाए तो आने वाले समय में बैंक की अर्निंग पर बड़ा असर पड़ सकता है। इसी वजह से हर क्वार्टरली रिजल्ट के बाद इन्वेस्टर नंबर से ज्यादा रिस्क को देखने लगे। प्रॉफिट थोड़ा भी कमजोर आता, एनपीए थोड़ा भी बढ़ता और शेयर प्राइस तुरंत प्रेशर में आ जाता। लेकिन सिर्फ लोन डिफॉल्ट ही वजह नहीं था। बंधन बैंक की एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी थी कि मार्केट उसे बाकी बड़े प्राइवेट बैंक जितना स्टेबल नहीं मानता था, क्योंकि एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक या कोटक जैसे बैंक्स के पास मल्टीपल रेवेन्यू सोर्सेज थे, जबकि बंधन बैंक अभी भी माइक्रो फाइनेंशियल डिपेंडेंसी से पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था। मतलब अगर रूरल इकोनॉमी या लोअर इनकम कस्टमर पर प्रेशर आता तो उसका सीधा असर बैंक पर पड़ सकता था। यही कारण था कि इन्वेस्टर इसे हाई ग्रोथ बैंक तो मानते थे लेकिन सेफ बैंक नहीं। फिर कंपटीशन भी तेजी से बढ़ने लगा। बड़े बैंक अब छोटे सिटीज और रूरल एरिया में एग्रेसिवली फैलने लगे थे। डिजिटल बैंकिंग बढ़ रही थी, यूपीआई रिवॉल्यूशन आ चुका था और फिनटेक कंपनीज भी छोटे कस्टमर तक पहुंचने लगी थी। यानी जिस मार्केट में कभी बंधन बैंक ऑलमोस्ट अकेला दिखता था, अब उसी मार्केट में कंपटीशन डेंजरस होता जा रहा था। इसके साथ साथ प्रमोटर होल्डिंग को लेकर भी मार्केट में सवाल उठे। कई इन्वेस्टर को लगा कि प्रमोटर्स धीरे धीरे स्टेक कम कर रहे हैं और स्टॉक मार्केट में ऐसी खबरें अक्सर फियर क्रिएट करती है। मीडिया रिपोर्ट्स, ब्रोकरेज डाउनग्रेड और लगातार नेगेटिव सेंटीमेंट ने मिलकर एक ऐसा एनवायरनमेंट बना दिया जहां लोग बंधन बैंक को ग्रोथ स्टोरी से ज्यादा रिस्क बीट की तरह देखने लगे। यही वजह थी कि कई बार बैंक के रिजल्ट ठीक आने के बावजूद भी शेयर प्राइस में वो कॉन्फिडेंस वापस नहीं दिखा, क्योंकि मार्केट सिर्फ प्रेजेंट नहीं देखता, मार्केट फ्यूचर का डर भी प्राइस में जोड़ देता है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि बंधन बैंक को भी समझ आ चुका था कि अगर उसे लंबे समय तक सरवाइव करना है तो सिर्फ पुराने माइक्रो फाइनेंस मॉडल के भरोसे नहीं चला जा सकता। यही वजह है कि पिछले कुछ सालों में बैंक धीरे धीरे खुद को बदलने की कोशिश कर रहा है। अब फोकस सिर्फ छोटे रूरल लोन पे नहीं बल्कि रिटेल बैंकिंग, हाउसिंग लोन, सिक्योर्ड लोन और नए कस्टमर सेगमेंट पर भी बढ़ाया जा रहा है, ताकि रिस्क एक ही जगह कॉन्सेंट्रेट न रहे। बैंक लगातार ये कोशिश कर रहा है कि उसकी डिपेंडेंसी माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स पर कम हो और इनकम के मल्टीपल स्ट्रॉन्ग सोर्सेस बन सके। इसके साथ साथ डिजिटल बैंकिंग पर भी तेजी से काम किया जा रहा है, क्योंकि आज बैंकिंग सिर्फ ब्रांचेस का खेल नहीं रहा। पूरा सिस्टम मोबाइल ऐप, ऑनलाइन सर्विसेज और डिजिटल ट्रांजैक्शन की तरफ शिफ्ट हो चुका है। बंधन बैंक भी अब टेक्नोलॉजी और एआई बेस्ड सिस्टम के जरिए अपनी सर्विसेज इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा है, ताकि ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट किया जा सके और ऑपरेशनल रिस्क कम हो सके। मार्केट को ये दिखाने की कोशिश हो रही है कि ये सिर्फ एक रूरल माइक्रो फाइनेंस बैंक नहीं बल्कि फ्यूचर रेडी प्राइवेट बैंक बनना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बैंक अब लोन क्वालिटी सुधारने पर काफी जोर दे रहा है, यानी रिस्क बोरोवर्स को कंट्रोल करना, बैड लोन कम करना और रिकवरी इम्प्रूव करना। क्योंकि इन्वेस्टर को इम्प्रेस करने के लिए सिर्फ ग्रोथ काफी नहीं होता, स्टेबिलिटी दिखाना भी जरूरी होता है। इसी वजह से मैनेजमेंट बार बार ये मैसेज देने की कोशिश कर रहा है कि बंधन बैंक अब पहले वाली मिस्टेक दोहराना नहीं चाहता। और शायद यही वजह है कि पिछले कुछ समय में जब भी रिजल्ट में थोड़ी इम्प्रूवमेंट दिखी, मार्केट ने तुरंत रिएक्शन दिया। कई एनालिस्ट अब भी मानते हैं कि अगर बंधन बैंक अपने रिस्क को सही तरीके से कंट्रोल कर लेता है, डाइवर्सिफाइड बैंकिंग मॉडल में सक्सेस हो जाता है, तो आने वाले सालों में ये स्ट्रॉन्ग कमबैक कर सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मार्केट अब सिर्फ प्रॉमिसेस पर भरोसा नहीं करेगा, उसे लगातार रिजल्ट चाहिए होंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रस्ट टूटने के बाद कमबैक पॉसिबल तो होता है लेकिन आसान कभी नहीं होता। अब सवाल ये है कि आने वाले समय में बंधन बैंक के साथ आखिर क्या हो सकता है, क्योंकि सच ये है कि इस बैंक का फ्यूचर पूरी तरह खत्म भी नहीं हुआ है और पूरी तरह सेफ भी नहीं है। आने वाले कुछ साल तय करेंगे कि बंधन बैंक एक स्ट्रॉन्ग कमबैक स्टोरी बनेगा या फिर धीरे धीरे स्ट्रगल करता हुआ बैंक बना हुआ रहेगा। अगर बंधन बैंक अपने बैड लोन को कंट्रोल करने में सफल हो जाती है, माइक्रो फाइनेंस डिपेंडेंसी कम कर देती है और रिटेल बैंकिंग में मजबूत पकड़ बना लेती है, तो मार्केट का ट्रस्ट धीरे धीरे वापस आ सकता है। क्योंकि भारत में बैंकिंग सेक्टर अभी
अभी भी तेजी से ग्रो कर रहा है। छोटे शहरों में फाइनेंशियल सर्विसेज की डिमांड बढ़ रही है और अगर बंधन बैंक सही ट्रांसफॉर्मेशन कर पाया तो उसके पास ग्रोथ का मौका आज भी मौजूद है। यही वजह है कि कुछ इन्वेस्टर अब भी इसे अंडर वैल्यूएड अपॉर्चुनिटी मानते हैं और बिलीव करते हैं कि अगर मैनेजमेंट ने अगले कुछ साल स्टेबल परफॉर्मेंस दिखाई तो शेयर में स्ट्रॉन्ग रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन दूसरी तरफ रिस्क अभी भी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि बंधन बैंक का सबसे बड़ा चैलेंज वही कस्टमर बेस है जिसने इसे शुरुआत में ऊपर पहुंचाया था। अगर इकोनॉमी प्रेशर बढ़ता है, रूरल इनकम कमजोर होती है या लोन डिफॉल्ट्स फिर से बढ़ने लगते हैं तो बैंक दोबारा मुश्किल में फंस सकता है। कंपटीशन भी पहले से कहीं ज्यादा डेंजरस हो चुका है। बड़े प्राइवेट बैंक, फिनटेक कंपनियां और डिजिटल प्लेटफॉर्म लगातार उसी मार्केट में घुस रहे हैं जहां कभी बंधन बैंक की स्ट्रॉन्ग पकड़ मानी जाती थी। यानी आने वाले समय में सिर्फ ग्रोथ का नहीं बल्कि सर्वाइवल कंपटीशन का भी है। सच कहें तो बंधन बैंक अभी भी दो रास्तों के बीच खड़ा है। एक रास्ता उसे मॉडर्न डाइवर्सिफाइड प्राइवेट बैंक बना सकता है और दूसरा रास्ता उसे हमेशा के लिए हाई रिस्क कैटेगरी में फंसा सकता है। इसीलिए आने वाले सालों में सिर्फ प्रॉफिट इम्पोर्टेंट नहीं होगा बल्कि कंसिस्टेंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि मार्केट एक दो अच्छे क्वार्टर से इम्प्रेस नहीं होता। मार्केट देखता है कि कंपनी लंबे समय तक स्टेबल रह सकती है या नहीं, और शायद यही बंधन बैंक की सबसे बड़ी परीक्षा है। लेकिन इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग बात सिर्फ एक बैंक का रिस्क और फेल नहीं है, बल्कि वो भारत है जिस पर ये पूरा मॉडल टिका हुआ है। क्योंकि बंधन बैंक ने शुरुआत से उन्हीं लोगों पर भरोसा किया जिन्हें बड़े फाइनेंशियल सिस्टम ने अक्सर इग्नोर किया था। छोटे दुकानदार, गाँव की महिलाएं, दिहाड़ी मजदूर और वो लोग जिनके लिए कुछ हजार रुपए का लोन भी जिंदगी बदल सकता था। यही लोग बंधन बैंक की सबसे बड़ी ताकत बने और धीरे धीरे सबसे बड़ा रिस्क भी। शायद यही स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी सच्चाई है, जहां नंबर्स के पीछे हमेशा इंसान की जिंदगी छुपी होती है। जबकि इकोनॉमी अच्छी चलती है तो वही छोटे बोरोवर्स ग्रोथ की कहानी बन जाती है, लेकिन जब मुश्किल समय आता है तो वही सिस्टम सबसे पहले हिलने लगता है। बंधन बैंक की कहानी हमें ये भी दिखाता है कि भारत जैसे देश में बैंकिंग सिर्फ बैलेंस शीट का खेल नहीं है, ये ट्रस्ट का खेल है। और ट्रस्ट सिर्फ इन्वेस्टर का नहीं, उन करोड़ों लोगों का भी है जो पहली बार किसी बैंक पर भरोसा करना सीखते हैं। आज बंधन बैंक के सामने सिर्फ प्रॉफिट बढ़ने की चैलेंज नहीं है बल्कि खुद को साबित करने की चैलेंज है। मार्केट ये देखना चाहता है कि क्या ये बैंक सच में बदल सकता है, क्या यह रिस्क इमेज से बाहर निकल सकता है, और सबसे बड़ा सवाल, क्या जिस भारत के भरोसे बंधन बैंक इतना बड़ा बना वही भारत आने वाले समय में इसे दोबारा ऊपर उठा पाएगा। क्योंकि आखिरी में किसी भी बैंक की असली ताकत उसके बड़े ऑफिसेस या शेयर प्राइसेस नहीं होते, उनकी असली ताकत वो भरोसा होता है जो लोग उस पर करते हैं। तो आखिर बंधन बैंक का फ्यूचर क्या है? क्या ये बैंक आने वाले समय में एक बड़ा कमबैक करेगा या फिर हमेशा के लिए रिस्की बैंकिंग स्टोरी बनकर रह जाएगा? इसका जवाब आज किसी किसी एक्सपर्ट या किसी न्यूज चैनल के पास भी पूरी तरह नहीं है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में फ्यूचर सिर्फ नंबर तय नहीं करते, ट्रस्ट तय करता है। और अभी बंधन बैंक उसी ट्रस्ट को वापस जीतने की लड़ाई लड़ रहा है। अब देखना ये है कि आने वाले सालों में ये बैंक खुद को बदल पाता है या कंपटीशन और बैड लोन के दबाव में फंसता चला जाता है। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या बंधन बैंक फ्यूचर में बड़ा कमबैक कर सकता है या आप इसे रिस्क स्टोरी मानते हैं? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि ऐसे ही डीप रिसर्च और स्टॉक मार्केट की असली सच्चाई वाली वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए समझदार बनो, सीखते रहो और इन्वेस्ट हमेशा सोच समझ कर करो। नमस्कार।